बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली दफा इंडिया ने आज एक ऐसा काम किया है कि सही मायनों में इंडिया ने इजराइल और अमेरिका का एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान था, जिसके बाद उन्होंने इस खित्ते में इतनी बड़ी जंग करनी थी और वो जंग का एक पहलू आज रुक गया है। यानी आप ये समझ लें कि उसके बाद एक बड़ी तबाहकुन जंग वो शुरू हो सकती थी। हुआ ये है कि आज असल में जो जुमे की नमाज के बाद यमनियों को बुलाया गया था और यमन के हुक्मरानों ने कहा कि आप पहुंचे, और पहुंचकर उन सब ने ऐलान जंग कर दिया। और ऐलान जंग करके उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और बाकी तमाम ताकतों के खिलाफ आज से ऐलान जंग करते हैं, और ये जो 12 ममालिक आ रहे हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और ये तय कर लिया सबने, और वहां पर बैठकर यानी सबने ऐलान कर दिया, और ये ऐलान जंग था। अमेरिका के परखच्चे उड़ गए। आज हुआ क्या है, आज इन्होंने इतना बड़ा खेल करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि कुछ अरसा पहले इंडिया के यानी एक शिप आ रहा था इंडिया की साइड से, तो उस शिप को तबाह कर दिया और नाम अमेरिका ने ईरान पर लगा दिया। और अमेरिका के इवन के पेंटागन, सेंटकॉम, इन तमाम ने कहा जी ये तबाह ईरान ने किया। ईरान ने कहा जी हमने नहीं किया। और आप जानते हैं उसमें सऊदीया का तेल और तमाम चीज़ें उन्होंने बात की, यानी ईरान ने सऊदीया से कि हमने नहीं किया, ये जाली इन्होंने किया था, नाम हम पर लगाना था। इसी तरह उन्होंने इंडिया से भी बात की। इंडिया ने काम किया कि उसने अपने जो नेवी के शिप थे वो रवाना कर दिए सिक्योरिटी के लिए। अब जरा आज आपको बहुत सारी बातें खुलेगी। आज हुआ क्या है कि एक शिप आ रहा था इंडिया की साइड से, और उस शिप के अंदर जो क्रू मेंबर्स थे वो इंडियंस थे, 15 के करीब थे। उस शिप को बज़ाहिर इन्होंने कहा कि जी कज़ाक जो डाकू होते हैं, बहरी डाकू होते हैं, उन्होंने अगवा कर लिया और किसी का नाम लगाया कि कोई सोमालिया का था, कोई फलाना था। इनका प्लान क्या था? इनका प्लान ये था इस शिप को हम अगवा कर लेंगे, इसको कर देंगे तबाह, ये जो क्रू मेंबर्स हैं इंडियंस इनको मार देंगे, और उसके बाद इतनी बड़ी जंग छिड़ जाएगी और नाम लगा देंगे हम यमनियों पर या ईरान पर नाम लगा देंगे, और इंडिया को उसके खिलाफ कर देंगे। और जैसे इंडिया को उसके खिलाफ करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि चूंकि यमन ने अब ये हमला किया है तो लिहाजा अब इंडिया पर फर्ज हो चुका है कि इंडिया इस जंग में यमन के खिलाफ जाए। यानी असल में उन्होंने इतना बड़ा ग्रैंड प्लान बनाकर रखा हुआ था। देखिए ये जो दाइश है, ये डाकू हैं, ये कज़ाक, ये सारे इन्हीं के लोग होते हैं। ये बड़ी आसानी से इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है उनको खुद नहीं पता होता कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हुआ क्या कि जैसे इंडिया के अंदर जब इनके सामने ये आगे डाकू, उन्होंने इमरजेंसी कॉल की, SOS कॉल की, जिसको कहते हैं डिस्ट्रेस कॉल। उसी वक्त इंडिया की नेवी का जो शिप था जो पूरी तरह इक्विप्ड था वो पहुंचा वहां पर, और उन डाकुओं से जाकर उन्होंने इस शिप को आज़ाद करवाया। यानी फौरी तौर पर इंडिया के कमांडोज थे वो सारे पहुंचे, उनकी नेवी के कमांडोज, और कमांडोज ने वहां पर उतर कर पूरा ऑपरेशन किया और इसको बचाया। और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में पैगाम दे दिया कि चूंकि हम करीब थे, पहले भी हमला हुआ था तो इंडिया ने अपने शिप रवाना कर दिए थे, और रवाना करने के बाद उन्होंने यहाँ पर जाकर इन डाकुओं से सारा कुछ आज़ाद करवा लिया। पहले भी सूरत हाल ये हुई थी कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आज इंडिया के कमांडोज आए और उन्होंने आकर पूरी तरह इसको यानी इंडिया के जो क्रू मेंबर्स इस शिप को बचा लिया, और उन्होंने दुनिया के सामने बता दिया कि ये देखो ये सब कुछ होने वाला था, तो हमने अपना काम करके, हमारी नेवी थी, हमारे कमांडोज थे, हमने सारा कुछ बचा लिया। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग मामला होता है कि ये इंडिया ने इतनी बड़ी फेवर कर दी। प्लान उनका बड़ा खतरनाक था। प्लान ये था कि देखिए अब तक यानी मिसाल के तौर पर आज हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की, और उस तकरीर के अंदर उसने क्लियरली कहा, उसने कहा कि हम तो बदला लेने जा रहे हैं और हम इतना तबाहकुन बदला लेंगे कि जिससे अमेरिका और बाकी उसके इत्तेहादी हिल जाएंगे। और उसने साथ एक और तंज करते हुए बात की। उसने कहा मुझे पता चला है 3 मुल्क हैं, और 3 मुल्कों में एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी अपनी आबादी 1 लाख है, और वो भी आ रहा है हम पर हमला करने के लिए। कहता है मैंने तो उसका नाम ही नहीं सुना था, और मैंने गूगल किया तो पता चला अच्छा 1 लाख आबादी का कोई मुल्क है, वो भी आ रहा है हमला करने के लिए। उसने कहा ये सूरत हाल है, और 3 मुल्कों में यानी एक ऐसा मुल्क आ रहा है जिसका हमें पता ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में असल में उन्होंने इनको पैगाम दिया कि हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। अब यहाँ जो मामला था, इंडिया की नेवी और उनके कमांडोज आए और वो तबाह करने ही वाले थे कि उसको पकड़ लिया उन्होंने। देखिए एक दफा तबाह हो जाता है, इन्होंने लेकर थोड़ी जाना होता, वो तबाह कर दिया, और कमांडोज ने तबाह करके सब कुछ उड़ा दिया और चले गए।
उसके बाद क्या मामला होना था, उसके बाद उन्हें नाम लगा देना था जी इंडियंस मारे गए। देखिए 15 इंडिया के क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं, तो आप सोच रहे हैं तूफान क्या था। उन्होंने कह देना था कि आप जाओ, और इतनी कैंपेन चलानी थी कि यमन के खिलाफ इंडिया को वो उन्होंने कहना था कि आप भी जंग में कूदो। इंडिया ने तो पहले इनकार कर दिया था, मैंने नहीं आना। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि इंडिया ने इस वक्त सही मायनों में अमेरिका और इसराइल का ग्रेटर प्लान आज तबाह कर दिया है। सही मायनों में अगर हम कहें तो इंडिया के कमांडोज ने इनका ग्रेटर प्लान तबाह किया है। इन्होंने इनके यमन के साथ लड़वाना था और उसके बाद उनको कहना था कि अब तुम भी अपनी फौजें भेजो, लिहाजा वो कहे जी हम आ रहे हैं और हमने इनको छोड़ना नहीं। देखिए बाद में क्या होता है क्या नहीं होता ये अलग बात है। अफगानिस्तान के अंदर एक दफा फौज उतर गई थी और उसके बाद आप जानते फिर 20-21 साल जंग रही, वो अलग बात है, अमेरिका जूते खाकर निकला, इस पर बहस नहीं है। लेकिन दुनिया तो तबाह हो गई ना, उसे बर्बादी कितनी, मुस्लिम ममालिक की, पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती है। आप बाद में सफाइयां देते रहे, हमने नहीं किया था, उसने किया था, इसने किया था। अब हो क्या रहा है, यमन चूंकि शिप तबाह कर रहा है, तो यमन जब शिप तबाह कर रहा है तो उन्होंने ममालिक को एंटर करना। इसी तरह अब ये और भी बहुत सारे हमले कर सकते हैं कि बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनको वो आगे कर सकते हैं और उन ममालिक के शिप्स को इसी तरह तबाह करके ये यमन पर नाम लगा सकते हैं। अब इंडिया ने यहाँ पर काम क्या किया है, इंडिया ने अपनी नेवी के जो डिस्ट्रॉयर थे सारे वो रवाना किए थे। अब ये बात सुनकर आज उन शिपिंग कंपनीज के पैरों तले जमीन निकल गई है कि जब यानी आप देखिए कि यमन हमला करने के लिए आगे आया था तो अमेरिकी नेवी के शिप तो पास ही होते थे ना, तो वो मदद करने के लिए क्यों नहीं इस तरह आए और उन्होंने क्यों नहीं बचाया। इंडिया की नेवी के जो शिप थे, डिस्ट्रॉयर थे, इनके कमांडोज थे, वो सारे पहुंच के अमेरिका के पास तो इंडिया से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, और वो भी तब जब अमेरिका ने गारंटी दी हुई थी इन शिपिंग कंपनीज को कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप लेकर आए यहाँ पर शिप, हम इन सबको सपोर्ट करेंगे, आपको भी सपोर्ट करेंगे और इनको तबाह कर देंगे। जब ये सारे का सारा मामला हुआ तो आप उसका अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या होगी। ये असल में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें अमेरिका और इसराइल का बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान जो है वह नाकाम हुआ। बज़ाहिर तो इसराइली बड़ी तालियां मारे, देखा क्या कमाल कर दिया इंडिया ने, अंदर से उनको शदीद गुस्सा है कि ये हो क्या गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हम तो इस बात का इंतजार करके बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह ये कुछ तबाह हो जाता और यमन के खिलाफ हम इनको उतार देते। अब जाहिर सी बात है जब इंडिया की नेवी यमन के खिलाफ उतरती तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उन्होंने फिर यमन के खिलाफ नहीं, फिर ईरान के खिलाफ, यानी उनके ताल्लुकात ईरान के साथ भी खराब हो जाते, और जब ईरान से ताल्लुकात खराब होते तो फिर जाहिर सी बात है रूस से भी खराब होते, चाइना से तो ऑलरेडी उनके ताल्लुकात खराब है। लेकिन इस सारे मामले पर इंडिया ने यह सोचा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर और हम पर हमला करने के चक्कर में ये लोग यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि अपनी वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी रखी, उन्होंने आकर इसको बचा लिया और बड़े पैमाने पर साथ उन्होंने वीडियो भी जारी कर दी। अब आप सोचे जरा कि आज यमन ने जो ऐलान किया है और उनकी तमाम तर कौम के लोग सड़कों पर निकल गए और उन्होंने वहां पर कह दिया कि भाई हमारी तरफ से अमेरिका और उनकी ताकतों के खिलाफ ऐलान जंग है। जुमे की नमाज के बाद उन्होंने सब कह दिया कि भाई ऐलान जंग है, हमने तो इनको छोड़ना नहीं है। तो अब अमेरिका को अब लोग मिल नहीं रहे। देखिए जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है 12 ममालिक की, क्या था वो तो सारे कह रहे हैं जी आपने ये काम किया तो अगली दफा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इस सारे मामले पर एक चीज तो बड़ी अहम है कि भाई इसमें आपके साथ लोग कौन से आएंगे, यानी कितने ममालिक आएंगे जो आकर हमला करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अगर तो अमेरिका को यकीन होता कि इतने सारे ममालिक जिन्होंने कहा है वो आएंगे भी, वो एक अलग बात है। मुजम्मत के अंदर आप अपना नाम लिखवा दें ये एक अलग बात है, लेकिन आप वाकई अपनी नेवल फोर्सेस भेजेंगे ये एक अलग बात है। अगर ऐसी सूरत हाल होती कि 40, जिस तरह इन्होंने तो पहले दावा किया था 40 ममालिक, फिर इन्होंने दावा किया 20 के भी करके रह गए 12 में से भी सिर्फ 3 ने हामी भरी थी कि ठीक है हम फौजें भेजेंगे, और उसमें से भी एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम ही इतना मुश्किल है। आप सोचे जरा कि उसकी आबादी अपनी लाख की, जिनकी आबादी पूरे मुल्क की लाख है, उन्होंने क्या फौजें भेजी और क्या करना है। वो तो उन्होंने जिसे कहते हैं ना शहीदों में नाम लिखवा लिया, वो इन्होंने काम किया। अब असल कहानी यहाँ पर यह है कि अगर ये ना होता तो उन्होंने असल में वो चाह रहे थे कि 1 अरब से ज्यादा की आबादी, यानी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला मुल्क इंडिया अगर इसमें कूद पड़ता है तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होता। तो इंडिया ने काम नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा भाई हमने तो काम किया ही नहीं है और हमने तो इस सारे मामले पर सिक्योरिटी देनी है। अब वो सारी कंपनीज अमेरिका के पीछे पड़ गई हैं
कि जिस तरह इंडिया ने सिक्योरिटी दी है, कोई भी नेवी के कमांडोज आकर सिक्योरिटी देते हैं, आप वहां पर झक मारने के लिए बैठे हुए थे, आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि अब मामला मेरे हाथ में नहीं रहा, बजाय वो तालियां मार रहा है, फलाना कर रहा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये पकड़ा जाता अगर, याद रखिएगा, तो इन्होंने क्या देना था, यमन ने तबाह की। इन्होंने असल में इसको ले जाना नहीं था कहीं, इन्होंने पकड़कर उसको तबाह कर देना था। वो वहां पर उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल दी उनके लोगों ने, और फौरी तौर पर नेवी के कमांडोज आए, उन्होंने उनसे बातचीत की और वो फारिग हो गया सारा काम। देखिए आज इंडिया के अंदर शादियाने बजाए जा रहे हैं, और वो जाहिर सी बात उन्होंने बचाने हैं। अब मोदी सरकार ने अपनी आवाम को क्या कहा, उसने कहा देखो मैं आपसे बजट लेता हूं फौज के लिए, मैं आपकी नेवी के लिए बजट लेता हूं, तो मैं आपको पूरा भी तो करके दिखाया ना। उसने कहा ये देख लो, डाकू आए थे, यमन ने तबाह किए सब कुछ, और उसके बाद आपकी नेवी थी और वो गई और हमने किया। लिहाजा अगर हम आपसे ज्यादा टैक्स लें, बजट लें और फौज को या इनको दें, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। हमने अब पहले से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी मजबूत बना ली है, और आज आपने उसका नजारा देख लिया। और बल्कि उनका मीडिया यहां तक कह रहा है कि देखो अमेरिका की क्या औकात है कि यमन जैसे एक मुल्क के आगे वो अपने शिप तबाह कर रहा है, 24-25 हमले हो चुके हैं, और उसकी औकात नहीं है कि वो हमला कर सके और वो जवाब दे सके। तो देखो हमने तो ये काम कर दिया, और इंडिया ने वो कैंपेन शुरू कर दी है उल्टा। आज से पहले इंडिया इस तरह के काम नहीं करता था। असल में इंडिया के अंदर उन्होंने एक चीज लोगों को बता दी है कि देखो हमने अमेरिका पर डिपेंडेंट, अब अपना जो काम था डिपेंडेंसी का, वो खत्म कर दिया हुआ है। और ये बात ठीक है, वो डिपेंड ही नहीं करते अमेरिका के ऊपर। वो कहते हैं जी अमेरिका असल में हमारी अब जरूरत नहीं है, हम अमेरिका की जरूरत है, तो लिहाजा हम इसमें कोई काम नहीं करेंगे। देखिए रशिया के खिलाफ उन्होंने कहा इंडिया को कि तुम लोगों ने किसी से तेल नहीं लेना, उसने कहा तू जा अपना काम कर, ये तेरी जंगों में हम नहीं आते। एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अगर उसने पाकिस्तान पर जब हमला करना, यहां से आपको एक बड़ी चीज वाजिया हो गई, और ये आप समझ लें इस बात को, जब उसने पाकिस्तान पर हमला करना है तो उसने अमेरिका की नहीं सुननी। देखिए यूरोपियन कंट्रीज ने साथ नहीं दिया अमेरिका का, ये नजर वाले केस में कनाडा एक साथ खड़ा था, और उस मामले पर वो दोनों कुछ नहीं कर सके। इंडिया की पावर इतनी ज्यादा थी, और उसका देखिए मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी तरक्की बहुत ज्यादा है, लैंड उसके पास बहुत बड़ा है, और अपॉर्चुनिटी उसके बाद बहुत ज्यादा, वो दुनिया के इन्वेस्टर का पैसा वहां लगा हुआ है। तो उसने सिंपली क्या काम किया, उसने बिल्कुल आसानी के साथ उसने काम कर दिया। उसने कहा कि आप लोगों ने कल को जब वो काम करेगा, जब पाकिस्तान पर हमला करेगा, आप लिख कर रख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 ममालिक आपके हक में बात करेंगे। उसके बाद एक बड़ी तादाद होगी, वो कहेंगी जी दोनों को बैठे और बैठकर इस मसले का हल करें, और अक्सरियत इंडिया के साथ खड़ी होगी। वो जो 2-3 ममालिक हैं उनमें बहुत भी ज्यादा अगर कोई मुल्क आपके साथ शायद खड़ा हो जाए, एक तो तुर्की होगा, चाइना ने तो जाहिर सी बात है वैसे ही होना, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में आगे से सी पैक और तमाम चीजें। लेकिन इंडिया का जहां तक मामला है, उसने बाकी ममालिक को कन्विंस कर लेना कि मेरा इलाका, और वो कर भी लेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा, और सारे इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, उसे जंग करनी है और वो इलाका लेगा जो उसने प्लान बनाया। उसने कहा जी मैंने लेना है, और कहता जी मैंने इलाका लूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। और एक और अजीबो गरीब बात है कि जब उसने कहा दुनिया को कि मैं इलाका लूंगा, तो उसके बाद जो जंग छिड़ेगी उसके पास एक तो साल के करीब अब जंग का लड़ने का असला है, सब कुछ है उसके पास। दूसरा एक और भी वो बात कहेगा, वो साथ में ये बात कहेगा कि देखो मुझे असला दो, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो असला भी लेगा, और दुनिया की सारी ताकतें उसको असला देंगी। असल में इस दफा शायद उसको असले की इतनी जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो जो जंग करने जा रहा है वो पूरी प्लान के साथ करने जा रहा है, कितने दिन तक हम रहेंगे, क्या सूरत हाल होगी। तो आज देख लीजिए उसने एक ताकत का मुजाहरा किया है, और उसने दुनिया को बताया है कि देखो अमेरिका के जो कमांडोज हैं वो फेल हैं, मेरे कमांडोज ठीक हैं। और इस सारे मामले पर उसकी पोजीशन बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है, और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी आवाम को भी तैयार कर लिया हुआ है। और आवाम को उन्होंने कह दिया है कि हमने किसी की जंग में नहीं जाना, यानी यूक्रेन रशिया वाले मामले पर हमने किसी की जंग में नहीं जाना, और जो जंग हमने करनी है उसको हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ख़त्म करना है। सो लिहाजा आज इंडिया ने जो पोजीशन अपनी वाज़ेह की है, एक बात तो तय है कि अमेरिका के पास अब कोई प्लान नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, फलाने को कह दिया। यानी आज आप देख लें हसन नसरुल्लाह ने क्या बात की, उसने कहा ये कहता है दाइश ने हमला किया है, उसने कहा दाइश तो अमेरिका की पैदावार है और अमेरिका उसको बैठकर पीछे कंट्रोल करता है, तो लिहाजा हमें चूरन ना बेचें कि जी दाइश, उसने कहा आपने किया, आपने बनाई है और आप इसके पीछे हैं।
तो अब दुनिया जो बातें रात के अंधेरे में कहने से डरती थी वो अब दिन के उजालों में भी कह रही है। यानी अब आप सोच ले, बातें कभी कहा जाता था जी नहीं वो उसके पीछे इसराइल, वो अब क्लियरली बात कह रहे हैं, क्योंकि वो सारे इनको कहते हैं कि वो इनके फ्रेंडली है। वो उसके अलावा यानी दाइश का काम यही है, उसने मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला करना है और उसके अलावा कोई इशू नहीं, लिहाजा इस सारे मामले पर वो इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।